बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अहसन। आज हम क्लास हफ्तों की यानी 7th क्लास की अरबी का सबक पढ़ रहे हैं। ये सूरत आले इमरान है और सूरत आले इमरान की आयत नंबर आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 180 और 181, ये दो आयतें हम आज के सबक में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही हुवा ख़ैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह। इस आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहु इरशाद फरमा रहे हैं कि जो लोग अपने माल में बुख़्ल करते हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु जो उन्हें माल अता फरमाते हैं, रिज़्क़ अता फरमाते हैं, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ये भी हुक्म अता फरमाते हैं कि इस मेरे दिए हुए माल को मेरे रास्ते में भी आप खर्च करते रहें। जहाँ जहाँ आप ज़रूरत महसूस करते हैं वहीं ये माल अल्लाह की रज़ा की खातिर आप खर्च करते रहें नेक कामों में। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि हम अगर माल खर्च करेंगे तो हमारा माल कम हो जाएगा, हमारा माल ख़त्म हो जाएगा, हम फ़कीर हो जाएंगे। तो हमारे लिए बेहतर ये है, वो समझते हैं कि हम अपने माल में बुख़्ल करते रहें, अपने माल को इकट्ठा करके रखते रहें, इसको खर्च ना करें। अगर खर्च किया तो हमारा माल ख़त्म हो जाएगा और हम फ़कीर हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसी बात नहीं, बल्कि ये जो माल तुम इकट्ठा करके रख रहे हो, क़यामत के दिन यही तुम्हारा तोक बना के तुम्हारे गले में डाला जाएगा, यानी तुम्हारे गले में इसी का फंदा डाला जाएगा। तो ये बुख़्ल जो है अच्छी चीज़ नहीं है। सारा का सारा माल दिया हुआ अल्लाह का है, हर चीज़ अल्लाह की मिरास है। तो हमें अल्लाह ने अपने माल में से अगर माल दिया है तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, जहाँ अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया है। तर्जुमा देखें, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही, और हरगिज़ न गुमान करें यानी ना ख्याल करें वो लोग जो बुख़्ल करते हैं बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही, उस चीज़ पर जो अल्लाह ने उनको दिया है अपने फ़ज़ल से, हुवा ख़ैरन लहुम, वो ये गुमान ना करें कि वो उनके लिए बेहतर है, उनके लिए अच्छा है। अल्लाह कहते हैं बल हुवा शर्रुन लहुम, बल्कि वो उनके लिए बुरा है। बुख़्ल करना माल में ये उनके लिए अच्छा नहीं है, भला नहीं है, बल्कि उनके लिए बुरा है। सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह, अनक़रीब ज़रूर वो उस माल का तोक पहनाए जाएंगे, यानी वो माल फंदा बनाकर उनके गले में डाल दिया जाएगा जिसमें उन्होंने बुख़्ल किया। यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए मीरास है आसमानों और ज़मीन की। वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर, और अल्लाह उससे जो तुम अमल करते हो बाखबर है। जो कुछ तुम इस दुनिया में करते हो अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है। सारी की सारी अल्लाह की मीरास है, अल्लाह का दिया हुआ माल है। तो हमें चाहिए कि हम उस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहें। आयत नंबर 181, लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। कुरान मजीद की एक दूसरी जगह पे आयत है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, यानी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करे, गरीबों को, फ़कीरों को, मिस्कीनों को माल अता करे, अल्लाह को कर्ज़ दे। कर्ज़ इसलिए कहा क्योंकि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है तो फिर अल्लाह उसे वापस करते हैं, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर उसे वापस करते हैं। जब वो आयत नाज़िल हुई तो यहूदियों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ मोहम्मद, आपका रब फ़कीर हो गया है और हम गनी हैं, हम मालदार हैं, क्योंकि आपका रब हमसे कर्ज़ा मांगता है। तो उस वक़्त अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि जो लोग यहूद इस तरह की बात करते हैं कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं, मालदार हैं, और वो लोग अपने वक्त के नबियों को नाहक कत्ल भी करते हैं, अल्लाह
जवाबदेही इनसे होगी। तर्जमा देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द समिअल्लाह, बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने सुन ली, क़ौलल्लज़ीना, बात उन लोगों की, क़ालू, जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, कि बेशक अल्लाह फ़कीर है और हम अमीर हैं। अल्लाह कहते हैं सनक्तुबु मा क़ालू, अनक़रीब ज़रूर हम जो उन्होंने कहा लिख लेंगे। ये बात भी वक़त्लहुमुल अंबिया, और उनका नबियों को नाहक कत्ल करना भी, व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और क़यामत के दिन हम उनसे कहेंगे दहकती अज़ाब का मज़ा चखो। जिस तरह तुम अल्लाह की बगावत करते रहे, अल्लाह के नबियों का इनकार करते रहे, मजाक करते रहे, इस्तेहज़ा करते रहे, अब क़यामत के दिन अल्लाह कहेंगे तुम्हारे लिए दहकती आग का मज़ा है, उसमें आप जलते रहो, सड़ते रहो। तो ये दो आयतें थीं जिसका सबक हमने आज पढ़ा है, और इसके साथ साथ अस्माए हुस्ना है 51 से 74 तक। ये सबक याद करने के साथ साथ आपने अस्माए हुस्ना को भी याद करना है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम। Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you will be fine. Yesterday we discussed about Qaid-e-Azam questions 1 to 3, but today our next diary is, please look, Unit 10 question answer 4 to 6 plus objective page 118 plus 119 plus essay My School Library. First of all, we discuss here question answer. Question number 4, have a look please. When did the Qaid-e-Azam take oath as Governor General of Pakistan? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ कब उठाया था? On 14th August 1947, कायद-ए-आज़म took oath as Governor General of Pakistan. 14 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल होने का ओहदे का हलफ उठाया था। What was the कायद-ए-आज़म advice to the students? कायद की तालिबे इल्मों को क्या नसीहत थी? कायद एडवाइस्ड, कायद की नसीहत थी द स्टूडेंट्स, तालिबे इल्मों को, टू डिवोट, कि वो वक्फ कर दें, देमसेल्फ, अपना आप, होल हार्टेडली, दिलजमी से, टू देयर स्टडी, अपनी स्टडी की तरफ। कायद की तालिबे इल्मों को नसीहत थी कि वो अब पूरी दिलजमी के साथ अपनी स्टडी पर अपना आप वक्फ कर दें। Why did his health deteriorate? उनकी सेहत ख़राब क्यों हुई थी? His health deteriorated, उनकी सेहत ख़राब हो गई थी because of working hard, सख्त मेहनत की वजह से, for the progress, तरक्की के लिए, of the nation, कौम की तरक्की के लिए मेहनत की वजह से उनकी सेहत ख़राब हो गई थी। These are 3 questions we have which you will learn. Next we have objective portion. First of all, we discuss here grammar. Look here, paragraph 1, paragraph 2. यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमारे पास क्वेश्चन है कि हम लोगों ने नोट करना है एंटीसीडेंट एंड प्रोनाउन, ये होते क्या हैं। यहाँ पे है पैराग्राफ 1, लुक हेयर, बी अटेंटिवली। कायद-ए-आज़म वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। कायद-ए-आज़म ज्वाइन लिंकन इन टू स्टडी। ठीक, सेकंड पैरा देखें। कायद-ए-आज़म वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। ही ज्वाइंड लिंकन इन टू स्टडी लॉ। इसके अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन ए, विच पैराग्राफ इज़ मोर एप्रोप्रिएट वाई। उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास ये दूसरे वाला पैरा, कौन से वाला पैरा ठीक है और क्यों। देखें, पैराग्राफ 2 इज़ एप्रोप्रिएट, दूसरे वाला पैरा बिल्कुल ठीक, करेक्ट है, बिकॉज प्रोनाउन इज़ यूज टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, क्योंकि इसमें ज़मीर और इस्म का आपस में जो लिंक होता है उस लिंक को हमने मेंशन करना है। वहाँ पे बताया कि प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, नाम को बार बार इस्तेमाल करने की बजाय। एंड दिस थिंग इज़ फाउंड इन, और ये चीज़ पाई जाती है इन पैराग्राफ 2, दूसरे पैराग्राफ में।
एक बार फिर देखें पैराग्राफ 1 में आप लोगों का यहाँ पे ग्रामर का ये रूल है, जब एक बार नाउन इस्तेमाल कर लिया जाए तो देन उसके बाद हम यके बाद दीगरे प्रोनाउन यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि नाउन को बार बार रिपीट किया जाए। लाइक दिस रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। पैराग्राफ 2 में कायदे आज़म के बाद कायदे आज़म का नेम एक बार मेंशन हुआ, बाकी ऑल हमारे पास पूरे पैरा में दोनों पैराज में यहाँ पे हमारे पास नाउन की बजाय प्रोनाउन यूज़ किया गया, जबकि यहाँ सारे पैराग्राफ में बार बार कायदे आज़म का नेम रिपीट किया गया, जो कि ग्रामर के रूल्स के मुताबिक ठीक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है, करेक्ट द रॉन्ग प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप। नाउन प्रोनाउन का एंटीसीडेंट यानी कि इसम के बाद की तरफ का इशारा करना। पहले हमने नोट करना है कि जो चीज़ हमारे पास जो नेम हमारा पहले मेंशन हुआ उसके मुताबिक हमने उसको बाद वाली की तरफ इशारा करना है, क्या उसका उसकी फैमिली से लिंक है या कि नहीं। जैसे कि हमारे पास ही की फैमिली हिज है, हिम है, इसी तरह दे की फैमिली में देयर है, देम है, इसी तरह वी की फैमिली में और है, अस है, आई की फैमिली में मी है, माई है। इसी तरह फैमिलीज़ के लिहाज से हमने पहले सब्जेक्ट नोट करना है। सब्जेक्ट के लिहाज से अगर हमारे पास उसका प्रोनाउन एंटीसीडेंट ठीक यूज़ हो रहा है देन ठीक, अदरवाइज हम लोग उसकी करेक्शन करेंगे। क्वेश्चन ही ये दिया गया है कि रॉन्ग एंटीसीडेंट प्रोनाउन को सेट करके राइट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक। पॉइंट नंबर 1, राबिया इज़ लुकिंग फॉर हीज पर्स। यहीं से हमें पता लग गया, अगर आप लोगों को प्रोनाउन और नाउन का रिलेशन याद है तो उसके मुताबिक जैसे कि हम लोगों ने 4, 5, 6 में पढ़ा, उसके मुताबिक यहाँ पे है कि राबिया एक गर्ल है और उसकी फैमिली के में हर आएगा, हीज नहीं आएगा। यहाँ हम चेंजिंग करेंगे, रिमेनिंग ऑल सेंटेंस सेम एज इट यू विल। राबिया इज़ लुकिंग फॉर, हीज को अंडरलाइन करके आप लोग हर राइट कर दोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सना एंड सरफराज हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। यहीं से हमें नज़र आ गया सना एंड सरफराज दो लोग हैं, दो लोगों के लिए हम दे यूज़ करेंगे। जब दे यूज़ करेंगे तो उनकी फैमिली में देयर आएगा। लुक, सना एंड सरफराज हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ना कि हर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वेयर इज़ माई पेन, आई कैन नॉट फाइंड हिम। अब आई था और पेन की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ हिम का रिलेशनशिप आएगा ही नहीं। वेयर इज़ माई पेन, आई कैन नॉट फाइंड इट, पेन की बात हो रही है, उसके हिसाब से हमने इसको चेंज कर दिया। पॉइंट नंबर 4, शेख सादी इज़ फेमस फॉर इट्स विजडम। शेख सादी एक पर्सन है और ये मेल हैं, इसलिए इनकी फैमिली शेख सादी इज़ फेमस फॉर हिज विजडम, अपनी दानाई के लिए। नंबर 5, शी ट्रीट्स हिज चिल्ड्रन विद ग्रेट काइंडनेस। अब शी की फैमिली आपके पास फीमेल है और यहाँ पे हिज नहीं आएगा, जो आपको चूँकि जानते हैं हिज मेल की फैमिली में है। शी ट्रीट्स हर चिल्ड्रन विद ग्रेट काइंडनेस, सेम एज इट। रिमेनिंग ऑल पॉइंट्स, पेरेंट्स मस्ट डू हिज ड्यूटी टू देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स आपके पास प्लूरल फॉर्म में हैं, जब प्लूरल होंगे मदर एंड फादर तो वो दे में आएंगे और दे की फैमिली आप लोग देयर यूज़ करेंगे। पेरेंट्स मस्ट डू देयर ड्यूटी टू देयर चिल्ड्रन। नंबर 7, आई एम सॉरी आई लॉस्ट योर बुक, आई विल ब्रिंग मी अ न्यू वन टुमारो। यहाँ पे आपके पास आई सब्जेक्ट यूज़ किया और बीच में प्रोनाउन यूज़ हुआ योर बुक, उसको बुक लेके दे, उसकी बुक है गुम गई है, उसी के लिहाज से हमने यहाँ चेंजिंग करनी है। आई एम सॉरी आई लॉस्ट योर बुक, आई विल ब्रिंग यू, इसके लिहाज से चेंजिंग होगी कि मैं तुम्हें दूसरी कल लेके दे दूँगा। नंबर 8 पॉइंट, ही अर्न्स हर लिविंग बाय ऑनेस्ट मीन्स। यहाँ पे चूँकि आपको स्टार्टिंग से पता चला कि ही आप लोगों के पास हर की फैमिली से नहीं, ही की फैमिली में हीज आएगा। ही अर्न्स ही इज़ लिविंग बाय ऑनेस्ट मीन्स। नंबर 9, ही हैज़ अ बाइसिकल, ही विशेज़ टू सेल हीज। यहाँ पे बाइसिकल ऑब्जेक्ट के लिहाज से बात हो रही है, यहाँ पे हमने इसको चेंज करना, ही हैज़ अ बाइसिकल, ही विशेज़ टू सेल इट।
नेक्स्ट, डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड शी लॉस्ट ऑल होप। यहाँ पे हमने इसके लिहाज से, शी के लिहाज से चेंज करना। शी को जैसे कि डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड, हिज को आप, हिज मेल की फैमिली में हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास शी फीमेल्स हैं, आप यहाँ पे ही चेंज कर देंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन एडजेक्टिव। यहाँ पे आप लोगों के पास आपके पास चंद ऑप्शंस हैं जिसके मीनिंग्स आप अपने जहनों में रखकर इसकी ब्लैंक्स फिल करेंगे, जैसे कि इम्प्रेसिव मुतासिर करने वाला, वैल्यूएबल कीमती, इंफॉर्मेटिव मालूमाती, सक्सेसफुल कामयाब, लाइवली जिंदा दिल। अब आपके पास इसकी ब्लैंक्स हैं। लुक हियर, कायदे आज़म हैड अ डैश कैरियर सक्सेसफुल, दिस इज़ आ डैश पेंटिंग वैल्यूएबल कीमती, जमान इज़ आ डैश लाइवली, आई हैव एन डैश गाइड बुक इंफॉर्मेटिव, माई फ्रेंड हैज़ एन डैश पर्सनैलिटी impressive. These things all have completed. Now turn to essay My School Library Notes page 23. Assalamu alaikum. Dear student, subject Math, grade 7, exercise 8.4, question number 1. इसके 7 to 12 ये आपकी डायरी है। तो हम आते हैं 7 पार्ट की तरफ। L माइनस एम इंटू एल स्केयर माइनस 2LM प्लस m का क्यूब। जैसे आपको पहले भी बताया था कि मल्टीप्लाइकेशन में जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो सेम वेरिएबल है उनकी पावर को हमने ऐड करना होता है। तो हमने L को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये माइनस m है, इसको भी हम इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें L, उसके साथ ये वाली वैल्यूज़ राइट की है, उसके बाद आगे क्योंकि माइनस m था उसको राइट किया, उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ राइट की है। अब हम आते हैं मल्टीप्लाइकेशन की तरफ। ये हमारे पास L है और ये क्या है L स्केयर, सेम वेरिएबल है, यहाँ भी L है और यहाँ भी L है। यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट 1 है और यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट 2 है, तो क्या हो जाएगी L की पावर 3। आगे यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 2 1 दा 2, L और L का स्केयर साथ में m भी आ जाएगा। इसी तरह प्लस 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 रहेगा, यहाँ पे L है और यहाँ पे क्या है m की 3, दो डिफरेंट वेरिएबल है तो उनको मल्टीप्लाई करके वैसे ही राइट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक माइनस का साइन भी मौजूद है और दूसरा यहाँ पे m भी है, तो ये माइनस का साइन भी अंदर मल्टीप्लाई होगा और m भी अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए माइनस प्लस माइनस L स्केयर m माइनस माइनस प्लस 2 1 दा 2 L m का स्केयर, इसी तरह माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे m की पावर 1 है और यहाँ पे m की पावर 3 है, तो m की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे इस लाइन में हमारे पास मल्टीप्लाइकेशन का काम खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमारे पास ज़रूरी होता है कि सेम वैल्यूज जो है आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें L की 3, इस पूरी लाइन में ऐसी वैल्यूज है कोई नहीं है, तो इसलिए उसको राइट किया। माइनस 2L स्केयर m, इस लाइन के अंदर देखनी है इस तरह की कोई और वैल्यू है, हाँ जी है ये वाली वैल्यूज, इसलिए इसको इसके साथ लिखेंगे क्योंकि हमने अरेंज भी करना होता है। अरेंज इसलिए करते हैं ताकि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आसानी हो। आगे हमारे पास ये LM की 3 प्लस 2LM स्केयर माइनस m की 4, ये देखें हमारे पास ये दो सेम वैल्यूज है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट -2 और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है -1, तो -2 और -1 -3, क्योंकि बाकी वैल्यूज के साथ कोई सेम वैल्यूज है नहीं तो उनको हम वैसे राइट कर लेंगे। तो ये आपका आंसर है। रिपीट कर देता हूँ, L का क्यूब माइनस 3L स्केयर m प्लस LM की 3 प्लस 2LM स्केयर माइनस m की पावर 4। इसी तरह हमारे पास 8 पार्ट है, 3p माइनस 4q 3p प्लस 4q। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसी तरह ये वाली वैल्यूज अगेन राइट की है। 3p को हमने मल्टीप्लाई करना है 3p प्लस 4q के साथ, इसी तरह
नेक्स्ट हमारे पास क्या है -4q, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये अभी हमने इसको मल्टीप्लाइकेशन की फॉर्म में राइट किया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 3 दा 9, p और p का स्केयर। इसी तरह नेक्स्ट 3 4 दा 12, p और q, क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं p और q, तो वही राइट करेंगे। माइनस प्लस -4 3 दा 12, p q। इसी तरह माइनस प्लस -4 4 दा 16, q और q का स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास बन रहा है प्लस का 12 pq और यहाँ पे माइनस का 12 pq। आपको पता है अगर हमारे पास सेम वैल्यूज हों और साइन अपोजिट हों तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए हमने इनको कट कर दिया। तो बाकी हमारे पास जो आंसर बचा है 9p स्केयर माइनस 16q स्केयर। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 9, 1 - 2c 1 + 2c, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 + 2c के साथ और -2c मल्टीप्लाई होगा 1 + 2c के साथ। अब देखें 1 1 द 1, 1 को 2c के साथ मल्टीप्लाई करें 2c आएगा, माइनस प्लस माइनस 2c को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2c आंसर आएगा, माइनस प्लस माइनस 2 to the 4 c और c का स्केयर। यहाँ भी हमारे पास प्लस का 2c और माइनस का 2c मौजूद है। जब सेम वैल्यूज मौजूद हों और साइन उनके अपोजिट हों तो वो वैल्यूज क्या होती हैं, एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। तो प्लस का 2c और माइनस का 2c एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर है वो है 1 - 4c स्केयर। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 10, जिसके अंदर वैल्यूज हैं 2x - 1, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है उसी रूल के मुताबिक। पहले इसको मल्टीप्लाइकेशन की फॉर्म लिखते हैं, 2x मल्टीप्लाई होगा इस पूरी वैल्यूज के साथ, उसके बाद माइनस का 1 है, माइनस का 1 भी इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें इसका कोफिशिएंट क्या है 2 और इसका कोफिशिएंट क्या है 4, 4 to the 8, ये x है और x स्क्वायर तो x की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह 2 to the 4, x और x का स्क्वायर प्लस 2 1 the 2 और साथ में x राइट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे क्योंकि -1 है, माइनस की वजह से इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। आपको पता है 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है आंसर वही आता है, तो ये सारी वैल्यूज आप ये वाली राइट कर देंगे, 4 1 the 4, 2 1 the 2 और 1 1 the 1। अब इसको भी हम देखते हैं, यहाँ पे प्लस का 4x स्क्वायर, ये माइनस का 4x स्क्वायर, प्लस का 2x माइनस का 2x। पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद 4x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का, सेम वैल्यूज हैं, साइन अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 2x माइनस का 2x, सेम वैल्यूज हैं, साइन अपोजिट हैं, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी इस लाइन के अंदर क्या कौन सी वैल्यूज बच गई हैं, 8x का 3 माइनस 1, तो ये है आपका आंसर। इसी तरह आपके रिमेनिंग 2 पार्ट वो आपकी प्रैक्टिस है, नोटबुक पे आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आके आप समझ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum, dear student. How are you all? I'm your teacher of Geography and History for grade 7. As we people know, हम पढ़ रहे हैं तारीख बाब नंबर 3, मुगलिया सल्तनत के माशरती और सकाफती हालात। हमारा क्वेश्चन है आज का, मुगलिया दौर हुकूमत में माशरती और सकाफती हालात का तज्ज़िया करें। और आपकी आज की डायरी है बाब नंबर 3, जामे सवाल नंबर 4 मुकम्मल एंड एनी 2 पॉइंट होमवर्क। हम हाफ क्वेश्चन कल की डायरी में कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट हफ्ते हाफ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है भाईचारे पर मबनी इस्लामी रियासत। नेक्स्ट हमारे पास है मजहबी आज़ादी और थर्ड हमारे पास है माशरती हालात। पहले हम डिस्कस करेंगे भाईचारे पर मबनी इस्लामी रियासत, यानी मुगलों ने अपने दौर हुकूमत में किस तरह की रियासत बनाई और किस तरह से उन्होंने अपने दौर हुकूमत में तमाम लोगों के साथ कैसा सलूक रखा। मुगलों ने भाईचारे का असूल अपनाया, क्योंकि हमारे इस्लाम में हर तरह से मुसलमानों को आपस में मसावाना सलूक रखने का दर्स दिया गया है। यानी हमारे यहाँ किसी भी तरह से किसी भी इंसान के साथ बराबरी का सलूक ही करने का सबक दिया गया है, गैर मसावाना रवैया रखने का त्याग नहीं दिया गया। हमारे यहाँ हर इंसान बराबर है, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो। हमारे यहाँ जात पात का कोई निज़ाम नहीं है। मुगलों ने अपने इस्लामी निज़ाम के तहत अपने इस्लामी असूल को बनाया कि कोई भी
शूदर, 4 ज़ातें थीं, जिसमें सबसे आला ज़ात उनकी ब्राह्मण थी और सबसे छोटी और अदना ज़ात उनकी शूदर थी, जिसके साथ वो बहुत ही गैर मुसावरा सलूक रखा करते थे। उनके नज़दीक जो ब्राह्मण ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे, जो ब्राह्मण ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, वो बहुत आला लोग होते थे और बहुत ही ज़ात पात के लिहाज से ऊंचे हुआ करते थे। और जब छोटी ज़ात होती थी उसको कोई हैसियत नहीं देते थे। उनके नज़दीक उनके साथ उठना बैठना खाना पीना भी उनके लिए नापाक हैसियत रखता था। वो ये समझते थे कि अगर उनके साथ खाया पिया भी जाए और बैठा भी जाए तो उनके साथ बैठने से भी हम नापाक हो जाएंगे। जबकि इस्लाम ने हमें ये दर्ज दिया कि नहीं, ज़ात पात का निज़ाम कोई मायने नहीं रखता, हमारे यहाँ सब लोग ही बराबर हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, भाईचारे पर मबनी इस्लामी रियासत, जो कि मुग़लों ने अपने दौरे हुकूमत में बनाई, जिससे हिंदू माशरा बहुत ज़्यादा जो है इससे मुतासिर हुआ और उनके जहनों से जो था सारा गैर दाखिला रवैया खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मजहबी आज़ादी। मजहबी आज़ादी क्या है कि हर जैसे हिंदुओं में था, हिंदू माशरा अपने मजहब को बहुत अहमियत दिया करता था, अपने मजहब को बहुत अहमियत देता था और सिर्फ अपने मजहब के लोगों के साथ ही ताल्लुक़ रखता था। लेकिन क्या हुआ, मुग़लों ने अपने मुआशरे के दौरान मुआशरे में अपने दौरे हुकूमत में हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मुकम्मल आज़ादी दी। उनका ये मानना था कि इस्लाम ज़ोर ज़बरदस्ती का नाम नहीं है। इस्लाम में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ मुनाफिकाना रवैया रखें या बुरा सलूक रखें। उनको अपने मजहब के साथ जिस तरह चाहे वो आज़ादी से मजहबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो उन मुग़लों ने बहुत ज़्यादा अपने दौरे हुकूमत में तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मुकम्मल आज़ादी दी। वो अपने दीनी मदारिस में मुकम्मल आज़ादी के साथ जब चाहे और जिस तरह चाहे आकर मजहबी अपने तालीमात जो है वो हासिल कर सकते थे और मजहबी आज़ादी उनको मुकम्मल तौर पर हासिल थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुग़लों ने अपने दौरे हुकूमत में इस्लाम की बुनियाद बहुत अच्छे तरीके से कायम की। नेक्स्ट हमारे पास है मुआशरती हालात। यानी मुआशरती हालात से मुराद कि वो कौन सा मुआशरा बनाया मुग़लों ने जिसकी वजह से वो इतने कामयाब हुए। मुग़लों ने अपने दौरे हुकूमत में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि हर तरह से उन्होंने अच्छे से अच्छा काम किया। उन्होंने कानून की पासदारी की, हमने पहले पढ़ा था कानून की पासदारी की थी। इस्लामी सुनहरी असूल बनाए थे, मसाजिद और मदारिस की तामीर की थी, बहुत ज़्यादा अच्छा मजहबी माहौल बनाया था। और फिर माशरती हालात ये थे कि उनके माशरे में रहने वाले हर बंदे को हर लिहाज से काम करने के आला ओहदे मुहैया किए गए। उसकी तालीम के मुताबिक जो बंदा जिस लेवल पर पढ़ा हुआ होता था, जो बंदा जो तालीम हासिल कर चुका था, उसको उसके मुताबिक उसके ओहदे दिए जाते थे हर जगह पर, चाहे वो फौज का होता था, चाहे वो किसी भी स्कूल में, किसी मदारिस में, कहीं भी किसी चीज़ की भर्ती थी जो उसकी काबिलियत के मुताबिक थी तो उसको ओहदे दिए गए थे। ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी था कि उनको सनती मुकाम पर भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। ज़राअत में भी इनका बहुत ख्याल रखा गया। रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़ा, कालीनदानी, ये तमाम काम होते थे मुग़लों की हुकूमत में और उन्होंने मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों को भी उसमें शामिल किया और तमाम लोग मिलकर ही उन कामों को आगे लेके चले, जिसकी वजह से मुग़लिया हुकूमत बहुत दूर दूर तक फैली और मुग़लिया माशरा बहुत ही कामयाब हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि मुग़लों ने अपने दौरे हुकूमत में अपने माशरे को बहुत बेहतर से बेहतरीन बनाया, जिसकी वजह से 100 साल तक मुग़लिया हुकूमत बरसग़ीर पर हुकूमत कर सके। तो अब आपने से पढ़ लिया है कि हमारे पास माशरती हालात और सकाफती हालात भी हमने डिस्कस कर लिए मुग़लिया दौरे हुकूमत के। हमने मुकम्मल तौर पर ये समझ लिया है कि कैसे मुग़लों ने अपनी हुकूमत में कैसे अपने लोगों को, अपने माशरे को और अपने मुस्लिम इस्लाम को और गैर मुस्लिमों को किस तरह लेके चले। तो ये एक बेहतरीन हमारे पास सबक भी है और बेहतरीन हमें समझने के लिए काम है कि हम अपने दीन पर कैसे कायम रह सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेसन है। तो आपने बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है ताकि हम डायरी रोज़ की रोज़ याद कर सकें। फ़ी अमानिल्लाह। Assalamu alaikum dear students, I hope you are fine. I am Abdul Majid, science teacher. We are studying science of 7th class. Previously हमने कुछ पेजेस की रीडिंग की थी, उसमें हमारे पास कुछ डिवाइसेस थी जिसने हमने इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो एप्लायंस थे वो जल जाते हैं, लेकिन हम उसको यूज़ करने से हम सेफ़ रहते हैं।
कुछ प्रिकॉशन से वो भी आपने रीड आउट किए। आज जो है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 उसको लर्न करना है आपने। क्वेश्चन हमारे पास है कंपेयर फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स, विच वन इज़ ईजियर टू यूज़। हमने फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर में कंपेयर करना है कि वो दोनों क्या चीज़ हैं और इनमें से कौन सा है जो डिवाइस है वो इजी टू यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूजेस को देखते हैं। अ फ्यूज इज़ अ पीस ऑफ थिन कंडक्टिंग वायर विच गेट्स हीटेड अप एंड मेल्ट्स ऑन पासिंग ऑफ द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। होता क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर बहुत ही बारीक वायर होती है और जब कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वो वायर मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है हाई करंट की वजह से, ठीक है, और हमारा जो है एप्लायंस वो जलने से बच जाता है। इसी तरह अगर किसी को इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है तब भी बहुत हाई वोल्टेज वहाँ पे करंट गुजरता है जिसकी वजह से वो फ्यूज़ जो है वो उसके अंदर जो मौजूद तार होती है वो जल जाती है और वहाँ पे ये हमारे पास एक फ्यूज़ है, स्मॉल फ्यूज़ की टाइप का है। और यहाँ पे एक ये जो मोटी तार है ये इसकी पावर सप्लाई है और दरमियान में जो बारीक तार है ये हमारे पास है फ्यूज़ की तार है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है। जैसे ही हाई वोल्टेज पास करता है, शॉक लगता है किसी को या शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये कट हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है सर्किट ब्रेकर्स। अ सर्किट ब्रेकर इज़ अ स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट स्विच। एक स्विच होता है, ऑन ऑफ कर देता है सर्किट को। डैट वर्क्स लाइक अ फ्यूज़ की तरह ही काम करता है कि अगर उसमें से हाई वोल्टेज करंट गुजरता है शॉक सर्किट की वजह से या किसी को शॉक लगता है तब भी ये क्या करता है, क्लोज कर देता है सर्किट को। बट इट डज़ नॉट ब्लो आउट, लेकिन ये जलता नहीं है। एक बार बंद हो जाने के बाद, ट्रिप करने के बाद दोबारा हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फ्यूज़ को जो है हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका नया लगाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज़ है, मैंने आपको प्रीवियसली लेक्चर में बताया था कि कॉयल इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करती है। इसको अगर किसी वायर को इस टाइप में, रिंग टाइप में इस तरह डिज़ाइन किया जाए तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिज्म शो करती है, ठीक है, इसके आसपास जो है मैग्नेटिज्म शो होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस डिवाइस को क्रिएट किया गया है। तो इस तरह ये डायग्राम मैंने थोड़ी सी बनाई है। यहाँ पे देख लें, ये दो जो प्लेट्स हैं, वन प्लेट जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है ये अटैच है इस कॉयल के साथ और जो अपर प्लेट है रेड कलर में ये अटैच है सेकंड वायर के साथ, ठीक है। जब जैसे ही कोई हाई वोल्टेज पास करता है तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये जो कॉयल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शो करती है और ये इस प्लेट को अपनी तरफ क्या करती है, खींच लेती है, जिससे सर्किट क्लोज हो जाता है और जो है चीज़ जलने से बच जाती है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपने लर्न करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Me is your Islamic teacher of grade 7th यूनिट मेहनत की अजमत। आज हम इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, जामिया सवाल अलीफ। आज की डायरी देख लें, जामिया सवाल अलीफ, इसके साथ आपका एचवर्क है मुख्तसर सवाल का। मैं आपको मुख्तसर सवाल बताती हूँ कि आपने कौन सा मुख्तसर सवाल है जो एचवर्क करना है। सवाल बाद देख लें। पहले कोई सी दो मिसालें दे जिनसे मालूम हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद करते थे। आंसर आपके नोट में मौजूद है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर में आम मजदूर की तरह खुद हिस्सा लिया। नंबर 2 है ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर खंदक की खुदाई में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर शरीक रहे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका है, क्लियर। अब हम करेंगे जामिया सवाल अलीफ। ये मैंने आपका क्वेश्चन राइट किया है। सवाल है आपके पास, मेहनत की अजमत से क्या मुराद है। सबसे पहले आपको मेहनत की अजमत से मुराद बताएंगे अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतें, जिस्मानी और ज़हनी, दोनों तरह की सलाहियतों को इस्तेमाल में लाते हुए हलाल तरीके से रोज़ी कमाना मेहनत कहलाता है। और अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत पसंद है जो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हलाल तरीके से रिस्क कमाए और उसके ऊपर अपनी सलाहियतों को सर्च करे। अपने जिस्म को और अपने दिमाग को खर्च करते हुए रिस्क कमाना
पैगंबरों का तरीक़ाकार है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इस्लाम ने इस तरीक़ाकार को पसंद किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर आए तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला खुश होते हैं, पसंद करते हैं उस इंसान को जो अपने रिज़्क़ हलाल के लिए दौड़ धूप करता है, अपना पसीना बहाता है, उसके ऊपर टाइम सर्व करता है। और एक और हदीस है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत अदा कर दी जाए, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है उसे वक्त पर मिल जाए। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजरत की अदायगी में जल्दी का जो हुक्म दिया है वो इसी वजह से है कि मजदूर नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा लगन और मेहनत से उस काम के लिए आगे बढ़े और वो अपने काम को छोटा ना समझे, और जो लोग उनसे काम ले रहे हैं वो भी उसे आर ना समझें। आप खुद देखें, अगर हमारे घरों में कूड़ा करकट उठाने वाला ना आए, एक दिन ना आए, 2 दिन ना आए, तो हम लोग प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह से सीवर सिस्टम प्रॉपर ना हो तो हम सब लोग कितने मुतासिर होते हैं, हमारे गली मोहल्ले, हमारे घर, हम सब लोग परेशान हो जाते हैं। ये काम किसी ने तो करना है ना, इसे छोटा नहीं समझा गया। इसी तरह जूते काटने का काम है, कपड़ों की सिलाई का काम या बुनवाई का काम है, ये हमारे पैगंबरों के काम है, ये हमारे अंबिया ने किए हैं, इन कामों को भी छोटा नहीं समझा गया। इसके साथ साथ आप और देखें, ये फेरी वाले हैं, इनके कारोबार है ना, ये इनकी हाथ की कमाइयाँ हैं, ये धूप में चलते हैं, बेड़ी लेकर हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इन काम करने वालों को पसंद किया है और ये भी कहा है कि ये हमारे अंबिया की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से देख लें मेहनत और मुशक्क़त की मिसालें, जो आज हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अशरफ के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक की खुदाई में हिस्सा लिया था। खंदक क्या थी कि एक मैदान जो जंग के लिए मुकर्रर किया गया, जंग के लिए मुकर्रर किया गया मैदान कितना बड़ा होगा, उसके चारों तरफ खुदाई की गई थी, इतनी गहरी कि अगर दुश्मन घोड़े पर आए तो घोड़ा पूरा उसके अंदर और फिर उसके ऊपर से पत्तों से, शाखों से कवर किया गया ताकि उसे नॉन मुस्लिम देख ना सके, समझ ना सके कि यहाँ ज़मीन के दरमियान में स्पेस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी खुदाई में हिस्सा लिया और उस दौर में ऐसे हालात नहीं थे तो वो हमारे पास ज़मीन की खुदाई के लिए इस्तेमाल हो गए। इसके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर में हिस्सा लिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर की, उस दौर में ईंटों वाला स्टाइल आ चुका था, लेकिन इससे पहले आप देखें जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म पर बैतुल्लाह की तामीर की तो पत्थर एक साइज़ के और एक शेप के नहीं थे, उन्हें तराश कर तरतीब दिया गया। इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत को करके दिखाया अपनी ज़िंदगी में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार को, इसके अलावा बाकी सब अंबिया के रोज़गार को अल्लाह ताला ने हमारे लिए महफूज रखा ताकि मेरी कौम इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके जो अंबिया गुजर कर आए कि उन्होंने किस तरह से इनको मैनेज किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मेहनत करने की तौफीक दे। आप स्टूडेंट हैं तो आपका लेवल पढ़ाई के लिए मेहनत करें, इस पर फोकस करें, अपना पूरा जहन और जिस्म इस्तेमाल करते हुए अपनी तालीम पर तवज्जो दें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और हमारा आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? आज का हमारा काम जमात हफ्तम उर्दू। पिछले लेक्चर में हमने किया था है ज़िंदगी का मकसद और उनके काम आना, जो कि हमारा सबक नंबर 18 है। इसके हमने किए थे शॉर्ट क्वेश्चन। आज हम करेंगे इसके मरूज़ी के सवालात, जो कि हैं 2 और 3। सवाल नंबर जो 2 है हमारे पास MCQs हैं, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम सवाल नंबर जो 3 है अल्फाज जुमले, यहाँ पे वाइट बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा अल्फाज जुमले, तो इसको हम अब फ़िलहाल कर लेते हैं। सवाल नंबर जो 2 है इसको हम बाद में रीड करेंगे। सवाल नंबर 3 अल्फाज जुमले। पहला जुमला है जी हमारे पास खबरगिरी करना। पहला जुमला है हमारे पास खबरगिरी करना, यानी कि अयादत करना, किसी का हाल चाल पूछना। तो इसका जुमला हमने बनाया, हमें अपने पड़ोसियों की खबरगिरी करनी चाहिए। सेकंड है जी हमारे पास नागहानी आफत, यानी कि ऐसी आफत जो अचानक से आ जाए। यहाँ पे हमने अपने 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला पाकिस्तान पर एक नागहानी आफत था। फिर है उसके बाद इसार, यानी कि कुर्बानी, हमें एक दूसरे के साथ इसार और हमदर्दी का जज्बा रखना चाहिए।
फिर है बेसर सामान, यानी कि बगैर सामान के हिजरत कर जाना। हिजरत मदीना में मुहाजिरीन बेसर सामानी के साथ मदीना पहुँचे। नेक्स्ट है जी हमारे पास हुस्न सलूक, हमें एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। उसके बाद है जी साझेदार, जिसको कहते हैं कि हिस्सा देना, शिराकतदारी करना। अंसार मदीना ने मुहाजिरीन को अपनी जायदाद में साझेदार बनाया। दरख्शंदा, रोशन, चमकता हुआ। तारीख़ इस्लाम में सहाबा कराम की दरख्शंदा मिसालें मौजूद हैं। उसके बाद ये फलाह व बहबूद के यहाँ पे लिखा हुआ अरबाब इक़्तिदार को चाहिए कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें, यानी कि ऐसे काम जो अवाम की ज़रूरियात हों उनको अरबाब इक़्तिदार को चाहिए कि उनके लिए वो काम करें। ये थे जी हमारे आज के सवाल नंबर 3 के जो अल्फाज जुमले जो मैंने यहाँ पे लिख कर भी आपको दिखा दिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएंगे। मज़ीद आप खुद इसकी घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके साथ ही हमारे पास सवाल नंबर 2 जो कि हमारा MCQ था, यहाँ हम इसको रीड करेंगे, साथ साथ आप भी अपने नोट्स ओपन कर लीजिएगा। इंसान एक हैवान है। इंसान एक हैवान है। नंबर 1 मुआशी, नंबर 2 मुआशरती, नंबर 3 सियासी। तो इसका करेक्ट आंसर है मुआशरती। मुसलमान की मिसाल ऐसे है जैसे फ़र्द वाहिद, जिन्स वाहिद या जिस्द वाहिद। तो इसका आंसर है तीसरा, जिस्द वाहिद। नंबर 3 असल इंसानियत है दौलत जमा करना, हुकूमत करना या खिदमत करना। और इसका ठीक जवाब है खिदमत करना। ज़ख्मियों को पानी पिलाने वाला वाक़या रोनमा हुआ जंग यरमूक में, जंग खंदक में, जंग ओहद में। तो इसका ठीक आंसर है जी जंग यरमूक में। पाकिस्तान को शदीद तरीन ज़लज़ले ने हलाक कर रख दिया। 8 अगस्त 2005 को, 8 सितंबर 2005 को, 8 अक्टूबर 2005 को। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 अक्टूबर 2005 को। जैसा कि इसका यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, जुमला भी बना हुआ है 8 अक्टूबर 2005 को, तो आपको ये ज़्यादा याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने मरूज़ी के 2 सवाल किए, सवाल नंबर 2 प्लस सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 2 जो था हमारे पास MCQs था, सवाल नंबर 3 जो था हमारे पास जुमले थे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। और मेरे हर लेक्चर में लास्ट में यही बात होती है कि इसकी आप रिटन प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। इसमें आपकी इमला की भी दुरुस्ती होगी और लिखाई में भी बेहतरी आएगी। वस्सलाम।